अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। भारत इजराइल के साथ, ईरान के साथ, या फिर दोनों के साथ, क्योंकि इसे लेकर देश में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको वो बड़ी खबर भी बताऊंगी जो इजराइल और ईरान से आ रही है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि आज 57 देशों की बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक तुर्की में हो रही है, और इन 57 देशों का स्टैंड क्या ईरान के साथ है, आज इस पर बात करेंगे। 57 मुस्लिम देश क्या ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं बात इस पर भी करूंगी कि 57 मुस्लिम देश तो ईरान के साथ है कि नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बात करूंगी कि ईरान का क्या परमाणु परीक्षण हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। अगर ये हुआ है तो ये दुनिया में ऑर्डर बदलने वाली खबर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली खबर है। और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं कि ईरान में हुआ क्या है। ईरान में परमाणु परीक्षण अगर हुआ है तो वहां भूकंप की खबरें आई। ये देखिए कैसे सड़क पर खड़े हुए ट्रक्स हिल रहे हैं। ये ईरान की तस्वीर है। ईरान में अगर परमाणु परीक्षण हुआ है, क्या उसकी वजह से ये भूकंप आया है? ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये तस्वीर ईरान से आती है और बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसीलिए मैं आज सबसे पहले इसी खबर से शुरू कर रही हूं, क्योंकि अगर परमाणु परीक्षण हुआ है तो ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली खबर है। और ये कैसे जो दुनिया में पावर इक्वेशन है उसको बदल देगी, मैं उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाती हूं। क्योंकि ये खबर जिसने हड़कंप मचाया है, इजराइल से जंग के बीच ईरान में 2 बार भूकंप आया है, 2 बार। और 2 बार भूकंप 20 जून को पहले आया सेमनान प्रांत में, वहां 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसी के साथ साथ आपको बताऊं 15 जून को फोर्दो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि दोनों भूकंप केंद्र के पास ईरान के परमाणु प्लांट्स हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि ईरानी परमाणु प्लांट्स के पास भूकंप के मायने क्या हैं, क्योंकि ईरान में अगर परमाणु परीक्षण हुआ है तो उसी की वजह से क्या ये भूकंप आया है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि संभव है कि परमाणु परीक्षण के चलते ही ईरान में बार बार भूकंप आ रहे हैं। आज मैं इसकी बात करूंगी क्योंकि इससे तस्वीर बहुत ज्यादा बदल जाएगी। ईरान जो करना चाह रहा था, क्या उसने वो कर लिया है, आज इसकी बात करूंगी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ईरान का परमाणु परीक्षण नहीं है, परमाणु बम को लेकर ही कैसे लड़ाई हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, यह भी सवाल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक लड़ाई छिड़ गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, वो ये मानते हैं। लेकिन वहीं पर ईरान को लेकर ट्रंप और उनकी अधिकारी तुलसी गबार्ड के बीच कैसे आमना सामना हो गया, इसकी मैं बात कर रही हूं। तुलसी गबार्ड ने कह दिया कि उन्हें नहीं लगता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इस सवाल को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि शी इज गॉट इट ऑल रॉन्ग, यानी उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। अब इसका मतलब क्या है? यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर हमले करने की बात कर रहा है। वो नहीं चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वी विल नॉट लेट ईरान बी अ न्यूक्लियर पावर। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं। भारत का रुख इस समय क्या होना चाहिए, इस पर बात करें। इजराइल ईरान के बीच जंग लगातार भड़कती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान जहां तेल अवीव सहित इजराइल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान में घुसकर सटीक हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों के बीच ईरान में 2 बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है?
परीक्षण की वजह से ही ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है तो क्या दुनिया में अब समीकरण बदल जाएंगे? अमेरिका की मध्य पूर्व में दादागिरी खत्म हो जाएगी? अभी तक जो ट्रंप खुलकर जंग में शामिल नहीं हो रहे थे, क्या उन्हें मजबूर होकर जंग में शामिल होना पड़ेगा? क्या 2 हफ्तों तक नेतन्याहू अकेले लड़ेंगे या फिर ट्रंप दुनिया को सरप्राइज दे देंगे? ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। There is no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. और रूस अमेरिका की दादागिरी चलने नहीं देगा। पुतिन ने ईरान के साथ खड़े होने के संकेत दे दिए हैं। रूस ने ईरान के परमाणु ऊर्जा की वकालत की है। इस बीच पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात हो गई है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जंग में कूदने का इंतजार अब रूस और चीन भी कर रहे हैं? क्या अमेरिका के जंग में उतरते ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत आखिर किसके साथ खड़ा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल के सिन्हा हैं। हमेशा की तरह इस पूरे युद्ध को लेकर एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया आपको समझाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। एक विचारधारा के तहत लोगों को ये बताया जाए प्रोफेसर रागी कि भारत को सांस्कृतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा जो समय है उसमें स्ट्रैटेजिक रूप से भी भारत को किसका साथ देना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सैयद जवाद साहब हैं। ये समझना जरूरी है कि अगर भारत के सांस्कृतिक रिश्ते ईरान से हमेशा से रहे हैं तो आज के समय में भारत की तटस्थता जरूरी है या फिर एक पक्ष जरूरी है, ये समझना होगा। मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब भी आ रहे हैं। वो मुस्लिम स्कॉलर हैं और आज भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए ऐसे समय में, इसकी चर्चा मैं करूंगी। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैं अब शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि भारत के स्टैंड को लेकर तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं और इस देश में हो रही हैं, राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण OIC की हो रही है। 57 मुस्लिम देश इस वक्त एक बैठक तुर्की में कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, क्या उन देशों से लोग पूछते हैं कि आप ईरान के साथ हैं या नहीं? उनमें से कितने होंगे ईरान के साथ सर? देखिए, जवानी जमा खर्च में तो काफ़ी लोग दिखाई देंगे जो ईरान के साथ खड़े हैं, मगर बात होती है कि एक्चुअली तो एक भी ऐसा देश नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो ईरान से आपको दिखेगा। हो सकता है कहीं यमन से कुछ लोग उसको करें, 1-2 वोट जो एक्चुअल उसको दे रहे हैं। हाँ, लेबनान उसको देता था। देखिए लेबनान की क्या हालत हो गई। सीरिया में पहले थी वो असद की सरकार, वो ख़त्म हो गई। रशिया तो वहाँ कुछ नहीं कर पाया। तो जमा खर्च काफ़ी होगा, मगर जो कहते हैं ना कि सपोर्ट कहना जवानी मूल खर्च से और ज़मीन के ऊपर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। अरब वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है, टोटली नहीं चाहता। यदि ईरान ने ये न्यूक्लियर ले लिया तो किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो वेस्ट एशिया में पूरे मुस्लिम देशों को ही खतरा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अच्छा, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वेस्ट एशिया को सबसे बड़ा खतरा है, यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ क्योंकि आज जिस तरह से भूकंप के झटके ईरान में आते रहे हैं पिछले 5 दिनों में, बहुत से जानकार ये मान रहे हैं कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या उसका परीक्षण कर रहा है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल के पास भी शायद परमाणु बम है लेकिन वो उसको जग जाहिर नहीं करता है। अब मैं आज ये पूछूंगी पहले प्रोफेसर रागी आपसे और फिर मैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस के पास जा रही हूँ। जरा मुझे बताइए, क्या ईरान का ये अधिकार है कि उसके पास परमाणु बम हो? देखिए, मुझे लगता है कि एक सॉवरेन कंट्री के नाते हर कंट्री को ये अधिकार है कि वो बम रखे, बारूद रखे, फाइटर रखे, क्या रखे। यदि पाकिस्तान एटम बम बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा सहायता कहाँ से आया? कनाडा से आया, अमेरिका से आया। ये जितने पश्चिमी देश हैं वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते थे।
रसिया उस समय अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ था, तो जितनी ये सहायता कर करके उस समय पाकिस्तान को उन्होंने सहायता किया और बम बनाने दिया। भारत बार बार उनको चेतावनी दे रहा था, इस्लामिक रेडिकल के बारे में, इस्लामिस्टों के बारे में भारत बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रहता। विदेश नीति में न नैतिकता की कोई बात होती है, न मानवता की कोई बात होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा अपना राष्ट्र का हित किसमें है, हम उसके साथ आकर के खड़े होते हैं। तो तार्किक तौर पर उसे बनाने का पूरा अधिकार है। देखिए, एक चीज और भी ध्यान रखिए, ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इसमें आपस में लीडरशिप की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। टर्की उसको लीड करना चाहता है, एक समय इजिप्ट लीड करना चाहता था। आप स्वेज कैनाल का यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वेज कैनाल को एक समय जो है वो उसमें जो है वेस्टर्न पावर की एंट्री रोक दी गई थी, तो एक समय इजिप्ट वगैरह था, उसके नेतृत्व करना चाहता था। सऊदी अरब, मक्का एंड मदीना के कारण वो एक धार्मिक तौर पर एक वो लीड करना चाहता है। पाकिस्तान एटम बम के आधार पर वो चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड का हम लीडर हो जाए। ईरान इसी रेस में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ताकतवर, मिलिट्रीली भी ताकतवर है, इसके बाद इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से मच बेटर है। यदि उसके बाद न्यूक्लियर बम आ जाता है तो एक सिया कंट्री है। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जितने सुन्नी कंट्री हैं, सियाओं के साथ आप जाएंगे तो पाकिस्तान में प्रतिदिन सियाओं की मर्डर होती है, तो सियाओं के पक्ष में बोलने वाला तो एक ही कंट्री है जो ईरान कर रहा है। अब रही बात कि इस पूरे युद्ध के दरमियान आपने सवाल किया था, संभवतः मैंने उसका उत्तर दे दिया है। भारत को कहां खड़ा रहना चाहिए? देखिए, भारत को वहीं खड़ा रहना चाहिए जिसके साथ जो देश हमेशा क्राइसिस में खड़ा रहा हो। और इजराइल, देखिए दो बातें। देखिए, ओआईसी में कभी कभी ईरान भी आपके साथ खड़ा रहा है, ठीक है, खासकर से 1974 के बाद से, ठीक है, और कई मामलों में आपके स्ट्रेटेजिक और बाकी चीजें, एसेट्स वगैरह भी चार बहार को लेकर के हैं। लेकिन यदि आपको क्रूड चुनाव करना पड़ जाए, इसमें या इसमें, तो भारत को सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ, भारत को, जवाब साहब वो कह रहे हैं भारत को सिर्फ इजराइल के साथ। 10 सेकंड के लिए, इसलिए 1971 में भी जब शाह का रेजिम वहां पर था, आपको ध्यान होना चाहिए कि मिलिट्रली, फिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मिलिट्रली और डिप्लोमेटिकली दोनों ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ईरान को अगर चुनना पड़े, अगर ईरान को चुनना पड़े, क्योंकि के सिन्हा साहब यहां पर हैं, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन जवाद साहब वो कह रहे हैं कि ईरान भारत के साथ भी खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ। इजराइल एक ऐसा देश है जो खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है, तो क्यों ना उसे खुलकर समर्थन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहता आप आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हमारे भारत की जो नीति रही है वो हमेशा गुट निरपेक्ष रहने की रही है, ठीक है, और जो अब मौजूदा सरकार है वो तो एक गुट के अंदर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन मुझे भी अभी लगता है कोई स्टैंड जो है भारत की सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने क्लियर एक स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि हाँ, अगर मैं बात करूं, जिस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि ओआईसी की मीटिंग चल रही, तो सही कहा जनरल साहब ने कि ज़बानी जमा खर्च जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो दूसरी होती है। देखिए, जो पूरी लड़ाई है वो दो ताकतों के बीच है। एक तरफ आप देखेंगे रूस है, चाइना और तमाम चीज़ें। वो इसलिए है क्योंकि सीपीएसी जो चाइना ने अपना एक वन बेल्ट इनिशिएटिव लिया था और उसको कंप्लीट कर रहा है, ग्वादर तक वो जा रहा है, उससे कनेक्ट होते हुए पूरा यूरोप तक। दूसरा ही आप देखेंगे कि एक नया रूट जो है यूरोप की तरफ से डिज़ाइन करा गया था और दिया गया था, उसके लिए बाकायदा यूएन के अंदर फंड्स भी दिए गए। वो मुंबई से लेकर के हाइफा तक, और उसमें मिडिल ईस्ट की बहुत सी आप देखेंगे नया रूट जो उन्होंने डिज़ाइन करा। जैसे ही इसकी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उसमें बहुत सी अरब ममालिक हैं, यूएई चले जाएंगे तो वो समर्थन में है। उसके बाद अगर आप जॉर्डन चले जाएंगे, पूरा एक रूट मैप देख रहा है, हाइफा से कनेक्ट होता हुआ वो चला जाएगा यूरोप के लिए। जैसे ही अगर ये देखेंगे ये स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रूस जो है ईरान की पुष्ट पे बैठ करके क्लियर तो वो तो स्टैंड लेने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन चाइना ने पहली बार कहा आकर के कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर रखी। अगर यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं, जो पूरा रूट जा रहा है वखान कॉरिडोर होते हुए जिसमें अफगानिस्तान है और तमाम तरीके, जो नया रूट है, ये दो वर्चस्व के बीच की लड़ाई है। भारत को हमेशा गुट निरपेक्ष रहना था, लेकिन भारत ने चुन लिया क्योंकि एक बड़े उद्योग। भारत ने चुना है क्या? नहीं, अभी क्लियर स्टैंड नहीं। जैसे रागी साहब जिस विचारधारा से आते हैं, ये और लोग आ रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़े उद्योगपति का स्टेक जो है ये वाली बात नहीं। देखिए, हम जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये स्टेक और पॉलिटिक्स मत लाइए। जियोपॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप अभी इस वक्त पॉलिटिक्स में आप मेरी बात को खारिज कर दीजिए कि एक बड़े उद्योगपति का 70% के आसपास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। जवाद साहब मेरी बात सुनिए,
मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि खुलकर, प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, जुनैद हरीश साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ यही सवाल। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत पाकिस्तान में से खुलकर भारत को चुनता है, ईरान दोनों के साथ रहता है, तो ऐसे में हमें क्यों नहीं खुलकर इजराइल को चुनना चाहिए? पहली बात वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, जो अगर जवाद साहब की भी बात मैं सुनूं, वो कह रहे हैं कि ये स्टेक्स हैं और दोनों जो दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां या तीन बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके स्टेक्स भी हैं, इसीलिए उस हिसाब से एक तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारत ने कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं लिया, वो ये नहीं कह रहे हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि हमारी परंपरा रही है, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, और इस मामले में हम इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ रहे हैं और हम जालिम के मुखालिफ रहे हैं और मजलूम के साथ ही रहे हैं। इसी वजह से जब 1948 में इसराइल का वजूद हुआ तो उस वक्त भी हम उसके मुखालिफ थे, बीच में भी मुखालिफत रही। हम बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं इस वक्त कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था, और कोई समझौते की बात नहीं की थी कि जो उसने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जाहिर सी बात है, देखिए, इसराइल का वजूद अपने आप में अमेरिका और बरतानिया की एक ऐसी पैदाइश है जो पूरे की पूरे इस जोन को डिस्टर्ब करने के लिए। आपका मतलब है इजराइल के वजूद का अधिकारी नहीं है, इजराइल को वजूद का अधिकार नहीं है, अमेरिका उसे वजूद दे रहा है, वरना उसकी कोई हकीकत नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले दुनिया के अंदर इसराइल नाम की कोई कंट्री नहीं है। फलस्तीन एक मुल्क है जिसके अंदर अब्राहिमिक जो भी रिलीजन की भी अगर बात करेंगे, ज्यूज भी वहीं पर रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। प्रोफेसर हारिस, फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं जो ईरान की रजीम कह रही थी कि इनको वजूद का अधिकार नहीं है। नहीं, ये वाला बयान अगर ईरानी रजीम का आया तो आप क्या वही वाला बयान दे रहे हैं? मुझे अपनी बात कहने दो, कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं? एक लाइन हमसे जोड़ देना चाहता हूं, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, पूरी बात एक लाइन जोड़ देना, बस वो अपनी बात कंप्लीट करें। एक लाइन। देखिए, मुसलमानों के आने से पहले इस देश में मुस्लिम साम्राज्य नाम की कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान होने का अधिकार नहीं। नहीं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर ये सवाल है तो जवाब सुनिए। आपको मैं बता दूं, उस जगह पर यहूदियों की ये डेट बता दे कब से हुकूमत रही। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेकंड कैलिफ ने उसको जब फतह किया था तो ईसाई उन्होंने दूसरी बात कही है। फिर उसके बाद नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ, शुरुआत हुई। नहीं, उन्होंने दूसरा सवाल किया। उन्होंने मैं बता देता हूँ की भी एक बार शुरुआत हुई। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है। सबसे पहले तो ज्यूज थे, हुकूमत थी, तो ईसाइयों की हुकूमत थी, यहूदियों की नहीं। तो यहूदियों की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ना माना जाए। जी, उसको मारा किसने? ज्यूज से मुसलमानों ने नहीं लिया है उस जगह को। मुसलमानों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मार कर उनको भगाया। मुसलमान भी उतने ही अत्याचारी मारा अगर हिटलर ने, वो अच्छा है? गलत है। मुसलमान कंट्री ने जुल्म मुस्लिम मुसलमानों ने भी किया। सही कह रहे हैं। किसी ने हिटलर को आतंकवादी नहीं कहा। हिटलर कहते हैं उसको, आतंकवादी क्यों नहीं कहते उसको? हिटलर, एक मिनट, हिटलर अपने आप में शब्द आप समझ रहे हैं? किसी को आज मुझे हिटलर कहा जाता है, हिटलर अपने आप में गाली मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है। वो एक लोग कहते हैं हिटलर बन गया है, लोग बोलते हैं हिटलर बन गया है, और आप लोग तो कैसे हिटलर? एक मिनट, स्टालिन ने मारा, सारे वैसे ही आतंकवादी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग जैसे देखिए, आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, आपको आसानी हो जाएगी। मैं आ रही हूँ जवाद साहब। जब सियासी हलकों में, जब मैं आप कह रही हूँ, तो सियासी हलकों में आप भी जब किसी को क्रूर कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं हिटलर बन गया, यही कहते हैं ना। तो इसीलिए हिटलर कोई उपाधि नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहूदियों पर इस तरह का मेजर जनरल कह रहे हैं। सुन लिया साहब, आप तो सुन लिया। नहीं, वो बोलेंगे, उसके बाद आप फिर बोलिए। आप बोलिएगा ना। देखिए सुचारिता, प्रॉब्लम ये होती है हमारी डिबेट में, शुरू होती है करेक्ट, आपने मुद्दे 2-3 उठाए। आज का मुद्दा वहाँ भूकंप के झटके और क्या हो रहा है। हम लोग आ जाते हैं फिलिस्तीनी कब बना, कब हम यहूदियों का, हम
हिंदू मुस्लिम ये सब ले आते हैं। देखिए बात आज क्या है, हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं? आज डिबेट कर रहे हैं कि आज के दिन में भारत, आपने पूछा कि भारत कहाँ खड़ा होना चाहिए, क्या वो इजराइल के साथ होना चाहिए, ईरान। तो भारत तो ये चीज़ आज नहीं शुरू हुई है या 13 तारीख को नहीं शुरू हुई है, ऑपरेशन राइजिंग लायन से नहीं शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 में। और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हम आतंकवाद था वो, एक हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये क्या चीज़ है। 7 अक्टूबर और 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, सेम जुगुलर वेन, 2 नेशन थ्योरी, यही उसके पीछे यही था ना। अब हम इन चीज़ों को कहीं भी बात नहीं करते, हम आ जाते हैं यहूदी कब आए, कम क्या आया, बार बार डिबेट यही सुनता हूँ हमारी डिबेट में। बात आज आप पूछ रही, उसको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि भारत आतंकवाद के घर खिलाफ है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आतंकवाद कोई करे, अमेरिका करे तो हम उसके बरखिलाफ हैं, रशिया करे तब बरखिलाफ है। यदि ईरान का, साहब सुन ले मेरी बात, कर लो ना सर, आप ये करेंगे, आपको पता है कि आप डिबेट को डिरेल करेंगे, आतंकवाद नहीं बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम कर दो, यही आतंकवाद की बात है। देखिए आप सुन लीजिए ना, हम आपसे डिबेट करने नहीं, हमारी बात ये है आज के दिन में किस तरह, तो ये आतंकवाद पे शुरू हुआ था ना कि यहूदियों या मुस्लिम के ऊपर नहीं हुआ था ये बात। ठीक है, जो 7 अक्टूबर में जहां तय हुई, वो तो गाजा, अच्छा ठीक है, अच्छा उन्हें कंप्लीट करने दीजिए जब वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा कितने सालों से है साहब? हिजबुल्ला पूरा फलस्तीन उन्होंने कब्जा कर लिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका, चढ़ जाए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इजराइल का। साहब आप जाइए, क्यों नहीं जाते हैं आप? ये तो आज इससे तो हमारे देश से अच्छा अरब के वर्ल्ड है ना, तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया करता है ना, जॉर्डन उसका साथ देता है ना, इजिप्ट साथ देता है। एक बार मैं बताना चाह रही हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, 57 मुस्लिम देश, एक सेकंड 57 मुस्लिम देश बैठक कर रहे हैं, जरा चलाइए। क्यों नहीं जाते हैं? ना तो कतर करेगा ना कोई करेगा। आप जाइए ना, एक सेकंड ये दर्द निकलेगा पाकिस्तान को। सर मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, देखिए 57 मुस्लिम देश, तुर्की में ओआईसी की, सर एक सेकंड, तुर्की में ओआईसी की एक बैठक हो रही है, 57 मुस्लिम देश ईरान पर फैसला लेंगे। ईरान पर क्या फैसला होना चाहिए? सऊदी अरब और यूएई, सर एक मिनट, सऊदी अरब और यूएई खुलकर इजराइल के साथ है, जॉर्डन भी इजराइल की मदद करे। सर एक सेकंड, मैं जुनायद साहब इस तरह नहीं, मैं एक बार जरा कुछ जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रही हूँ। ओमान, कतर, बहरीन में अमेरिका के बेसेस हैं, ये मैं जरा बता रही हूँ। इराक, सीरिया, लेबनान पहले ही घुटने टेक चुके हैं, ये सब जानते हैं। तुर्की के अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और इसी वजह से एर्दोगन बार बार ईरान पर हो रहे हमलों को गलत तो बताते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान ने मदद की बात की, उसके बाद यू टर्न ले लिया, ये भी हकीकत है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं 57 मुस्लिम देश, उसमें से कौन खुलकर आज ये कहेगा कि हम ईरान के साथ इस जंग में शामिल है? एक नहीं अभी तक खड़ा हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने कहा भी था, उसने बाद में आधिकारिक बयान दे दिया कि हमने किसी तरह का कोई समर्थन जंग में देने की बात नहीं कही थी। अब मैं ये पूछ रही हूं कि जो बात आप प्रोफेसर हैरिस करते हैं, मैं प्लीज एक एक करके आऊंगी जवाब साहब। प्रोफेसर हैरिस, आप ये बात करते हैं, आप जुल्म की बात करते हैं, इजराइल की जो रजीम है वो जुल्म ढा रही है। आपने जो बात कही, इन मुस्लिम देशों के क्या ये सोच नहीं है, वो नहीं है मानते हैं? वो उन्होंने, मेजर जनरल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में तो इतना हल्ला होता है, इन देशों में कोई हल्ला नहीं है इसे लेकर, जबकि सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज है। बताइए जरा प्रोफेसर जनरल। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर उस रिजीम का, उस इलाके का, वेस्ट एशिया के मुसलमान, पहले पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी एक बात पर सहमत हैं तो वो इजराइल की मुखालफत पर सहमत हैं। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अरबों ने कई जंगें की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो कमजोर थे और इजराइल ने हमेशा उन पर जीत हासिल की है। अब जाहिर सी बात है इजिप्ट से भी लड़ाई है, सऊदी अरब के समय तो इजराइल में आ रही हूं, पहले वो कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट कर लें। इजराइल जीत हासिल हुई है, इजराइल हारा नहीं है, इजराइल जीता है, मैंने ये लफ्ज बोला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति में अपने वजूद को लेकर के मुखालिफ जरूर हैं, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ करके ईरान का साथ दे दे ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त जितना यूएस का
की सरपरस्ती में जो लोग जी रहे हैं वो क्या हिम्मत करेंगे कि आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे या किसी के साथ खड़े हों। ठीक है, ये ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इससे पहले जो अरबों ने जंग की थी उस वक्त ईरान ने साथ नहीं दिया था। रजा शाह पहलवी का जमाना था और उस वक्त वो मुखालिफ था। आज ये स्थिति ये है कि 1979 के बाद जो कि इस्लामी इनकलाब खुमैनी के साहब के जरिए आ गया, तो अब रिजीम चेंज तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद अरब इस कदर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब पूरी बात अब कंप्लीट कर लेने देना, आपको आसानी हो जाएगी। तो लेकिन इसके बावजूद अरब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मुखालिफ जरूर हैं। आज भी सऊदी अरब ने, जानते हैं, जो लोग हज करने गए हुए हैं ईरान से कहा कि जब तक जंग हो रही है हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा खुद हमास देखिए, मैं एक चीज, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जुनैद हारिस साहब। मैं एक सवाल, जुनैद हारिस साहब, मैं एक सवाल पूछूंगी जवाद साहब, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। रोबिंदर जी जाएंगे, मैं रोबिंदर जी के पास मुझे जाना है, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। नहीं, जुनैद हारिस साहब एक मिनट रुकिए, आप रुकिए सर। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ईरान के समर्थन में जो आप जवाद साहब आप कह रहे हैं कि ईरान के समर्थन में आप खुलकर बोल रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग चल रही, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्वंद्व चल रहा था, हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब आपने खड़े होकर ये पूछा कि खलीफा खमनेई भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? पूछा कि नहीं पूछा? आपने नहीं पूछा। लेकिन भारत ये देखेगा ना कि उसके साथ कौन खड़ा था, कब खड़ा था। मैं आपसे जवाद साहब से पूछ रही हूँ, जवाद साहब से पूछ रही हूँ। एक मिनट जवाद साहब, क्या भारत ये नहीं देखेगा कि उसके साथ कौन खुलकर बिना शर्त खड़ा हुआ था? जवाद साहब, मैं तो उम्मीद ये कर रहा था आपसे, पहले तो आपका भी जवाब और उनका भी जवाब। आपने कहा कहीं भारत में विरोध हो रहा है, एक सेकंड, विरोध नहीं हो रहा। पूरे यूरोप में, अमेरिका के अंदर भी इस वॉर के अगेंस्ट में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। जंग कभी सही नहीं है, जंग को कोई सही नहीं मान रहा है। इजराइल के अगेंस्ट में जंग को कोई सही नहीं मानता। जवाब सुचारता जी, इजराइल के अगेंस्ट में लोग निकले हुए हैं बाहर, देखिए जाके नारे लग रहे हैं। अमेरिका के अंदर ट्रम्प सरकार का विरोध हो रहा है। तो ईरान में महिलाओं ने अपने बाल काटे, ईरान में महिलाओं ने उस रजीम के मुखालफत की, वो नहीं दिखती आपको? नहीं हुआ, दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल हुआ। तो उसके बारे में भी बोलिए। उसके बारे में बोला, तो फिर खलीफा कैसे सही हो गए? दूसरी सबसे बड़ी आपने बात करी भारत और पाकिस्तान के मुताल्लिक से। भारत, अब आप घुमा दिए ईरान की सरकार। देखिए, आपने गिना दिया कि इजराइल के खिलाफ हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। ईरान के अंदर जो ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वो देखे कि नहीं देखे? बिल्कुल हुए, होते हैं सरकारों, लेकिन ये विरोध इजराइल के खिलाफ हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है। इजराइल के अंदर जो लोग थे वो लोग भी विरोध कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का। ईरान के अंदर ही ईरान के खिलाफ विरोध हो रहा था। कौन सा बाहर हो रहा था? अरे ईरान के अंदर हो रहा है, महिलाओं ने आवाज उठाई, इसलिए उनके मायने नहीं हो रहा था। ईरान के अंदर विरोध हुआ, प्रदर्शन भी हुए, तमाम तरीके। लेकिन पूरे अगर आप यूरोप को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, वहां के लोग किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ सड़कों पे लोग निकले हुए, वो नहीं दिखाया जा रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात करो, भारत और पाकिस्तान से आपने मुताल्लिक एक बात कह दी। भारत के लोग हमेशा, जितने भी लोग हैं, हम जितने भी भारतीय हैं, वो हमेशा भारत के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क को जवाब भी दिया। लेकिन ट्रम्प साहब जो लगातार कह रहे हैं आकर के, उसके ऊपर भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही है? कि हम, वो बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर करवाया। हम तो कह रहे थे चढ़ बैठो पाकिस्तान के ऊपर, हम ले करके रहेंगे। आप दो चीजों को मिला रहे हैं। एक मिनट, मैं रोबिंदर जी के पास जाऊं। जाकर के ट्रम्प साहब का कौन सा ऐसा दबाव है? जवाद साहब, अच्छा सुनिए मेरी बात, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमने बोला कि ट्रम्प साहब, एक सेकंड सर, आपने अपनी बात कही, मैं आप पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रही हूं, किसी भी भारतीय पर थोड़ी ये सवाल है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि भारतीय अगर ये कह रहे हैं, कोई भी भारतीय कहे कि हम ईरान के साथ खड़े हो, ना कि इजराइल के साथ, जो कि आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर आप ये कह रहे हैं, तो अगर जुनैद साहब एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हैं तो भारत भी तो पलटकर ये देखेगा। मेरा सवाल ये था कि कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? तो क्या खमनेई खड़े थे हमारे साथ? क्या ईरान खड़ा था हमारे साथ, या वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था? मैं सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं? बिल्कुल। मैं रोबिंदर जी से पूछूं। ये विदेश नीति तो हमारे भारत सरकार की होना चाहिए थी कि मैं रोबिंदर लीजिए, अब हम झप्पी जा, वैसे आप अपनी राय बताएंगे, लेकिन आप वैसे अब भारत में विदेश नीति के अंदर मैं रोबिंदर जी के पास जाऊंगी। रोबिंदर जी को ऑडियो दीजिएगा मुझे बस सिर्फ। रोबिंदर जी,
भारत के लिए इजराइल या ईरान, मुझे पता है भारत तटस्थ है, लेकिन भारत के लिए कौन कितना जरूरी है? सिर्फ रविंद्र जी का ऑडियो। थैंक यू। तो डेफिनेटली अगर आप टोटल ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएंगी तो भारत के लिए इजराइल ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। यस, चैलेंज ये है कि जो देश हमारे साथ खड़ा हुआ हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बट यस चैलेंज ये है कि इश्यूज ऑफ मोरालिटी ऑफ वॉर, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, वो अलग चीज है, अहम है, मैं मानता हूं। बट अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाए, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, कि हमारे लिए क्या फायदे में है, वो कंप्लीटली डेफिनेटली इजराइल है। मल्टीपल कारण है, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, लिबरल डेमोक्रेसी इत्यादि काफी सारे। मैं 2-3 पॉइंट्स और क्विकली कहना चाहता हूं जो भी डिबेट में चल रही थी। आपने जब शुरू करा, बात हुई कि तुलसी गबार्ड ने जो कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ट्रंप ने बोला उसको कुछ पता नहीं है, तो मुझे जो दिखता है बाय द वे तुलसी गबार्ड की पोजीशन पॉलिटिकली थोड़ी कमजोर हो गई है। पर वो क्या करेंगी, वो ब्लेम करेंगी अमेरिका की डीप स्टेट इंटेलिजेंस को। ट्रंप भी डीप स्टेट को बहुत ब्लेम करते थे कि हमारी इंटेलिजेंस बात नहीं मानती, हमें गलत इंफॉर्मेशन देती है। तो तुलसी गबार्ड मेरे ख्याल से कुछ उस तरह से अपनी पोजीशन को सैल्वेज करने की कोशिश करेंगी, पर आगे देखते हैं वो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कितना रहती है, होपफुली रहेंगी। सेकेंडली, अर्थक्वेक ये जो हुआ ईरान में, बाय द वे ईरान में साल में करीब 1 से 1,500 अर्थक्वेक्स आते हैं। ईरान की जो वो है टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इतना है, और साल में करीब 10 से 15 बार वहां पे 5 रिक्टर स्केल से ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो अभी तक जो है, जो दिख रहा है शायद ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है, अर्थक्वेक है। परंतु यस, अगर ईरान के पास कैपेबिलिटी है, उसने इतना मटेरियल बना लिया है कि ये डर्टी बॉम्ब टाइप ही अंदर अपना एक्सप्लोजन करके दिखा दे दुनिया को कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता हूं, तो मैं उसको रूल आउट नहीं करता। ईरान शायद कर सकता है, क्योंकि कॉर्नर हो गया ईरान का भी दुनिया को दिखाने के लिए, देखो मेरे पास परमाणु कैपेबिलिटी है, चाहे उसका वो प्रॉपर बॉम्ब नहीं बना सकता अभी, राइट। तीसरी बात रही ओआईसी की जो हो रही थी, यस, जैसे जनरल सिन्हा भी कहते हैं, आप और सब हम समझते हैं और सारे कह रहे हैं, ओआईसी की देश जो है ना सब लिप सर्विस देते हैं। ईरान को भी ये लिप सर्विस दे रहे हैं। इनके जो लीडर्स हैं सारे के सारे, काफी सारे एक्चुअली ऑटोक्रेट्स हैं, मोनार्क हैं, तो इनको अपनी अवाम को कंट्रोल में और दिखाने के लिए भी, देखो हम तो अपने रिलीजन के लिए कितने टोटल खड़े हैं, बोलते हैं, ये इसलिए लिप सर्विस देते रहते हैं। सेकेंडली, ये डिपेंड करते हैं अमेरिका की मदद पे। कंट्रीज लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, ये बिना अमेरिकन एड के रह नहीं सकती। कतर, वहां पर ठीक है, कतर की अपनी बड़ी तगड़ी इकॉनमी, पर उसने 15 या 20 हजार का सबसे बड़ा बेस है, बहरीन में बेस है, सऊदी अरब, और ये सब देश मॉडर्नाइज भी होना चाहते हैं, अपना हित आगे देख रहे हैं। जो देश यस जो बोलेंगे ज्यादा स्ट्रांगली, एक तो टर्की बोल रहा है, आप देख रहे हैं, पर टर्की असली में क्या करेगा? ओके, मलेशिया एक और देश है जो बोलता है बीच बीच में स्ट्रांगली अगेंस्ट इजराइल एंड दिस थिंग। पाकिस्तान जो, तो ये 3, 4, 5 हो सकता है, कोई छोटे मोटे, आई डोंट नो, विच एवर, सुडान, अल्जीरिया कुछ स्ट्रांग बोले, पर ओआईसी की स्टेटमेंट यस ओवरऑल कंडेम करेगी, पर उसके आगे कुछ नहीं करेंगे ये लोग। चीज ये बताना चाह रही हूँ रुबिंदर जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट की ओर कई अमेरिकन फाइटर जेट्स उड़े हैं। F-22, F-35 भूमध्य सागर की ओर आगे बढ़े हैं, के ऊपर से गुजरे हैं, और ये खबर इस वक्त आ रही है, अब ईरान इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर रहा है कि किसी तरह की हिमाकत अमेरिका ना करे। लेकिन ये खबर है कि मिडिल ईस्ट की ओर कई अमेरिकी फाइटर जेट्स बढ़े हैं। अब मैं इसको लेकर जरा देखिए, अमेरिका जो है वो जो जिस तरह की पोस्चरिंग कर रहा है, मैं इस पर एक और तस्वीर जरूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका ने अब कहा है कि वो 2 हफ्ते बाद कोई निर्णय लेगा, लेकिन उस निर्णय को लेकर भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता हैं कि वो सरप्राइज दे सकते हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में जो रूसी राष्ट्रपति हैं, उनका जो बयान आया है वो इंपॉर्टेंट है। रूस ने ईरान को अकेला नहीं छोड़ा है, ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं ईरानू परमाणु संयंत्र में रूसी वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ईरान रूस एक ही दुश्मन से लड़ रहा है, और वो दुश्मन पर्दे के पीछे बैठा है। सीधा संकेत अमेरिका की ओर है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु ऊर्जा का अधिकार है। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर भी बात हुई है, एक लंबी बात, और ईरान के समर्थन में एकजुटता का एक संदेश भी दिया है। अब मैं सवाल सिर्फ ये पूछ रही हूं कि मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूं
ये आप देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड डायनामिक्स जो है वो बदल रही है इस युद्ध के चक्कर में। अब पुतिन का ये बयान देना, शी जिनपिंग और उनका एक एकजुटता का संदेश देना ईरान के साथ, अमेरिकी फाइटर जेट्स का मूवमेंट, आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप कोई सरप्राइज दे सकते हैं? वो इस वक्त जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड लीडर। देखिए सुचारिता, जो भी आप देखेंगे स्ट्रेटजिकल मूव होता है, कहीं इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें राष्ट्रपति का एक है, क्योंकि ही इज़ हेडिंग, बट वो पेंटागन करती है एज पर इजराइल और एशिया की। जब हम बात करते हैं खास करके वेस्ट एशिया की, तो वो सेंट्रल कमांड उनका डिसीजन लेता है और सब मानते हैं उसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स प्रोस्पेक्टिस में जाते हैं। देखिए उन्होंने क्यों निकले थे, लोग अभी बहुत बोलते हैं ना कि अफगानिस्तान से निकल गए, भाग खड़े हुए, वो स्ट्रैटेजिकली करते हैं, भले उनको लगे कि हम शायद पीछे जा रहे हैं। उन्होंने इसलिए गए कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली है, स्ट्रैटेजी ऑफ अबव द होराइजन। वो अबव द होराइजन जा सकते हैं और वो पेंटागन सेंट्रल कमांड करता है। अबव द होराइजन का मतलब है वो कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, ये तो है, क्योंकि उनको डर है कि जो उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि 1000 किलोमीटर के हैं, उनकी संख्या तकरीबन उनके पास 1000 के 3000 हैं, उसमें से 1000 हैं जो कि उनके 19 बेसेस में फायर कर सकते हैं, जबकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मगर वो घातक होंगे, जिस तरह से आप इजराइल में देख रही हैं, घातक होंगे। तो एक चीज़ तो वो रोकता है उनके पास, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान के अगेंस्ट रहे हैं शुरू से। आप पहले भी देख लीजिए उनका इतिहास रहा। उनका ये कहना है कि फर्स्ट टर्म में उन्होंने जब बात हो रही थी इसे न्यूक्लियर डील के ऊपर ना, तो वो कहे कि हम निकल जाएंगे। अभी वो कहते हैं हम न्यूक्लियर डील में आएंगे, क्योंकि अभी उनकी जो सोच है, वो विटकॉफ साहब हैं, उनके जो एडवाइज़र हैं उस जगह पे, एडवाइज़र विटकॉफ हैं जो उनके गोल्फ पार्टनर हैं, वो डील्स करते हैं। सर उनको डील चाहिए। वो एक ख़त्म कर लें तुम्हें। देखिए मगर जो एक्चुअल है, देखिए वो स्ट्रैटेजिकली मूव करते हैं। यदि इस बार अमेरिका यहाँ से चूक गया तो चाइना इतना हावी होगा, और इन्होंने किसी तरह भी यदि परमाणु हथियार और शक्ति पाली, अमेरिका की चुनौती कर नहीं पाएगा। यहाँ ही नहीं, वेस्ट एशिया में, वो इंडो पैसिफिक में भी खत्म हो जाएगा। क्यों? उनके वर्चस्व का सवाल है आज के दिन। आज देखिए अब अमेरिका का जो साथ है जिसकी बात हो रही है, अमेरिका साथ देगा नहीं देगा, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है। ये बार बार कहा जा रहा था कि आपको लगता है ऐसा लग रहा है केवल हम लोग आ गए कि फर्दों के अंदर में क्या वो अपना B-2 बॉम्बर्स भेजेगा और क्या वो लाइट बम गिराएगा, वहां तक नहीं है। वो दे रहा साथ, अब द होराइजन साथ है उनका। जो जनरल से अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अमेरिका यदि आप सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में यदि आप अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, अरब कंट्रीज भी आपके साथ तभी तक खड़े हैं जब उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर इनका संरक्षण है, चाहे वो आपका कतर में बेस हो, बहरीन में बेस हो, यहाँ हो। जैसे ही उनको लगेगा कि नहीं एक अल्टरनेटिव चाइना और रसिया एक्सिस हमारे साथ काम कर सकता है, तो उनको पलटने में बहुत ज्यादा नहीं देर लगेगी। ठीक है, मतलब इसलिए अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए इजराइल के साथ खड़ा होना पूरे नाटो की ये मजबूरी है। और ये आपने देखा होगा कि G7 के अंदर जिसे कहते हैं सारे कंट्री ने क्रिटिसाइज किसको किया? ईरान को किया, इजराइल को नहीं किया। और वो इजराइल के साथ खड़े होने की बात की है। और ये इजराइल के साथ, आज आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, जर्मनी ने आर्म सप्लाई किया है। जर्मनी जा करके वहां पर बूट तो लाने नहीं जा रहा है। फ्रांस जो है वो दिया है, पहले भी फ्रांस जो है वो आर्म्स एंड एम्युनिशन देता रहा है। तो ये जितने कंट्री हैं ये सारे आर्म सप्लाई करेंगे। आपको क्या लगता है रसिया के खिलाफ क्या यूक्रेन लड़ रहा है? नाटो लड़ रही है, तो रसिया को तो अंतिम बात से बोला। रसिया की जो ये धमकी है ना कि अच्छा नहीं होगा, रसिया ने सीरिया में भी ऐसे ही धमकी दी थी। अमेरिका ने रिजिम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं कर पाया। रसिया अभी अपने लड़ाई के लिए तो चाइना पर डिपेंड कर रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जबकि मैं रसिया के लिए पूरा एप्रिशिएशन। सवाल ये है कि अमेरिका की ये दादागिरी तो है, ये हर जगह चल रही है। ये सवाल है कि नहीं है? देखिए, ये दादागिरी है कि नहीं है? जहां वो चाहे रेजिम चेंज कर दे, जहां वो चाहे तख्ता पलट कर दे, ये दादागिरी है कि नहीं? देखिए फिर आप तो चाइना क्या करता है? रसिया जब अफगानिस्तान में घुसा, सही नहीं ठहरा रही हूं मैं। रसिया अफगानिस्तान में घुसा। मैंने आपको एक चीज में ध्यान है,
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मानवता, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें बकवास शब्द है। है, ये सिर्फ अरे शब्द है। बकवास है। ये सिर्फ शब्द है। जितने डेमोक्रेसी की बात कर, नहीं और ये बात जवाद खड़ा रहता साहब, है। ये बात जो उन्होंने कही, इस बात से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि जिस समय गाजा पर भी जब हम देख रहे थे किस तरह से बमबारी हुई है, उस समय भी मुस्लिम देशों ने आकर ये तो कहा कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है, लेकिन लोगों को लेने के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, लोगों को नहीं लिया वहां से। अब ये लिप सर्विस वाली ही बात होती है ना। चीन, वियतनाम, जवाब साहब, जितने अमेरिका 16 और जवाब साहब, टेरिटरी को चाइना कब्जे में रखे हुए हैं। उसमें बता रहा हूँ, देखिए हर लीडर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को देखेंगे, वो ग्राउंड लेवल के जो है एक लीडर नहीं है, वो एक बिजनेस टाइकून टाइप के लीडर हैं। और जिस तरीके से बिजनेसमैन की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो पूरे वर्ल्ड को वैसे ही डोमिनेट करना चाहते हैं कि आज ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे, यहाँ पे बोले। वो मैं बता रहा हूँ, नोबेल पीस प्राइज चाहिए। क्वालिटी लीडरशिप वाली एक नहीं है। वो लिख रहे हैं मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। मैं सब जगह शांति करा रहा हूँ। शांति नहीं करा, मैं सब जगह शांति करा रहा हूँ। मैं अमेरिकन ये हिस्ट्री कह रहे बता रहा हूँ, मैं अमेरिकन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। प्राइज वो खरीद सकते हैं, सबसे ज्यादा खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं नोबेल प्राइज। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। अब तक के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, सुचाता 10 सेकंड, अब तक के अमेरिकन पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बयान पलटने वाले और झूठ बोलने वाले अब तक के जो वो हैं राष्ट्रपति हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप को नोबेल का नशा है, साथ में क्या बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे नहीं, वो क्या कह रहे हैं? अपने आप को बताना चाहते हैं कि शांति दूत है। लेकिन आप देखें जहां वॉर के मुद्दे आए, वो कहते हैं हमने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो अभी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत पाक जंग रोकने के लिए मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। ये अपने देश से सर्बिया कोसोवो रोकने के लिए नहीं मिलेगा। अपने देश से ये उम्मीद थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को पुख्तगी के साथ रखेंगे कि हमारे भारत के जो हित होंगे, हम उन हितों के साथ जाएंगे। हमारी जो विदेश नीति रही है, आपको ये क्यों लगता है कि हम अपने हित के साथ नहीं जा रहे हैं? नहीं, मेरी आपको ये क्यों लग रहा है कि हम अपने हित के साथ नहीं? नहीं, मैं अपने हित की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि आपको ये उम्मीद थी, आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। आज सुनिए, आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। देखिए, जब हमारा मेरा जवाब दीजिए ना, आपको लग रहा है आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई? भारत अपने हित के साथ पाकिस्तान को खड़ा है भारत। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमारे भारत की सेना दे रही थी, लेकिन क्या हुआ, ट्रंप साहब पहले ही आकर के अनाउंसमेंट कर देते हैं और हमारी विदेश नीति कहां चलेगी? हमारी कूटनीति स्तर ये हुआ करता था पूरे विश्व में शांति का, और अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अब देखिए एक चीज जवाब साहब स्टेटमेंट दे, जवाब साहब मैं अभी ये कौन सी बात? नहीं देखिए मैं क्या बताया ना साहब, नहीं जवाब साहब, जैसे इजराइल का टारगेट बड़ा क्लियर है, इजराइल का टारगेट बड़ा क्लियर है, वैसे ही आपका टारगेट बड़ा क्लियर है। मेरा कुछ भी बात हो रही है आप अपने टारगेट पे जरूर आपने तो माना कि मैं क्लियर हूं, वो समझ रहे हैं, तो आपने माना कि मैं बिल्कुल प्रोफेसर हैरिस नहीं अच्छी बात है। प्रोफेसर हैरिस, मैं भारत के हित की बात मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि हम सब यही चाहेंगे कि जिसमें हमारे देश का भला हो हम वो स्टैंड लें। हमारी तटस्थ रहने की एक पॉलिसी सालों से है, हम अभी भी इस वक्त भी आपको लगता है भारत ने आधिकारिक बयान कोई जारी नहीं किया है, क्यों जवाब साहब को लग रहा है कि उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई? क्यों लग रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी यहाँ पर ये बात भी आई कि जो एक तरीके से जो वर्ल्ड सिनेरियो है, इसके अंदर मानवता और उसूल और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती। मैं समझता हूँ कि कम से कम अपने मुल्क के हवाले से हमें ज़रूर इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी परंपरा कम से कम जुल्म के ख़िलाफ़ मुखालिफ रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं इस बात भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के ज़माने की बात कर रहा हूँ कि इराक़ कश्मीर के मुद्दे पर भी हमारे साथ रहता था, लेकिन इसके बावजूद हम इराक़ के साथ खड़े नहीं रह सके थे जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया था। आज भी मैं कह रहा हूं इसी बात को कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नीति अख्तियार की थी, हम उस नीति को लेकर के नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे आगे बढ़ करके और दूसरी तरह की बात। तो आप तो ये कह रहे हैं हम तब भी तटस्थ और आज भी, और तीसरी बात, आप तो ये कह रहे हैं कि हम तब भी तटस्थ नहीं थे क्योंकि हम साइड नहीं ले पाए। आप ये कह रहे हैं कि हम उस समय भी हम जो चाहते थे हम वो नहीं कर पाए, और आज भी हम तटस्थ नहीं हैं। यही कहना चाह रहे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से चाइना ईरान के अंदर, मैं आप शामिल कर लीजिए, देखिए साहब, चाइना जिस तरीके से ईरान के अंदर अपना दखल बनाने में कामयाब होता चला जाएगा, भारत जितना ज्यादा इजराइल से करीब होगा उतनी ज्यादा कामयाबी मिलती चली जाएगी। इस पहलू को भी हम बिल्कुल नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। मुझे ये लगता है बात है कि हमारा बिल्कुल निकटतम जिस हम दुश्मन का
कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना है, और अब अपने बिल्कुल करीबी दुश्मन को छोड़ करके और हम कहीं की और नीति को और दूसरे फायदों की तरफ कौन से लालच में पड़े, ये बात समझ में नहीं आती। बोलिए। हम चाहते हैं कि एक ताकतवर ईरान रहे, ठीक है, लेकिन ईरान की पिटाई होती रहे और ताकतवर ईरान उतना तक रहे जिससे कि वो अमेरिका को निडिल करते रहे, लेकिन वो जो जेविश स्टेट है उसको खत्म करने की बात वो छोड़ दे। एक दूसरी बात, जब हम बार-बार कहते हैं किया है, अभी इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। नहीं, देखिए, ईरान ने नहीं किया है, अभी इजराइल ने किया है। चूंकि उसके पक्ष उसके पीछे तर्क है, वो बार-बार कह रहा है कि जीविश स्टेट को एग्जिस्ट करने का अधिकार। प्रोफेसर हैरिस, ये बात मैं एक सवाल ये बात और हुती ये सारे हिजबुल्लाह, एक मिनट, 2500 जुनैद हारिस साहब से सवाल पूछना चाह रही हूं। 2500 उन्होंने बार-बार जुल्म की बात कही है। एक मिनट सर, मैं एक सवाल पूछ लूं क्योंकि समय में बस बहुत कम है। जुल्म की बात जुनैद हारिस साहब, जुल्म की बात बार-बार आप करते हैं। ईरान खुलकर ये कहता है कि इस यहूदी देश को रहने का अस्तित्व का अधिकार नहीं है। ये आप इससे सहमत हैं? आप सहमत हैं? प्रोफेसर हैरिस इससे सहमत हैं? नहीं, मैं एक मिनट, प्रोफेसर हैरिस आप इससे सहमत? बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इसे रहने का अधिकार नहीं है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल नहीं रहने का अधिकार। आप इससे सहमत है जो ईरान कहता है कि यहूदी देश मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अभी मैंने इससे पहले भी कहा था कि 1948 में जो मुल्क वजूद में आया था उसको सभी ने कहा था कि गलत हुआ है। अब मुझे पूरी बात इसलिए मैंने कहा, लेकिन जब यूएन के अंदर जब बाकी मुल्कों ने उसे तस्लीम कर लिया और तस्लीम करने के बाद ये नीति हो गई कि अब जाहिर सी बात उसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए, लेकिन वो जो अपना बस्तियां बढ़ाता चला जाता है और फलस्तीन के जो इलाके जो तय हुए थे उन पर भी कब्जा करता चला जा रहा है, तो इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ऐड कर देना चाहता हूं, इसके खिलाफ तो बात करनी पड़ेगी। 1967 में इन सभी ने अटैक किया, तब जाके गोलन हाइट्स और गाजा पट्टी ने कब्जा किया। बढ़ाई अब सारे अरब कंट्री मिलकर उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते थे। एक बार सुनिए, मेरे जनरल से ना, इतने देश हैं इस दुनिया में, एक मिनट, इस दुनिया में इतने देश हैं जिनकी विस्तारवादी नीति है, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज बढ़ाई है, उन सबको अब अधिकार नहीं है वजूद, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। हद में रहे वो, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। सर जल्दी से, हाँ, देखिए, चाइना इतनी अपनी विस्तारवादी नीति से जाना जाता है, पूरा विस्तार ही कर रहा है। वजूद हटा देते हैं उनका, उनके वजूद हटा दो, ये तो आप नहीं कर सकते ना। हमने वजूद हटा दिया। एक साहब, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे साहब। बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसे डिबेट, हम लोग नहीं है इस तरह क्या करें। देखिए, बात आज क्या है, किस चीज को हम कर रहे हैं और किस चीज के लिए हम खड़े हैं। हम यदि इसमें धर्मों का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, यहूदी है, तो आप कहीं भी नहीं, ये कर रहा है भाई, आप ही कर रहे हैं भाई, मेरे बात करें। जियो स्ट्रेटेजिक, आज के 21वीं सदी में ये बातें नहीं है। किसने ये चलाया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम 3 हूती करते हैं, किसने? ये इनके मास्टर कौन था? ये था, ये ईरान नहीं है। ईरान में आज के दिन में परिस्थिति समझाता हूँ, वहाँ पर 60% जो मस्जिदें हैं वहाँ बंद हो चुकी हैं। वहाँ के लोग यासामिनी के बाद, जो आपने कहा ना हेयर को और इसके लोग, वहाँ 9 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से IRGC ये कट्टरवादी बहुत कम हैं, मगर ये इनकी पकड़ इतनी ज्यादा है, इतनी पकड़ ज्यादा है इनकी कि ये लोग प्रिवेल अपॉन, इसलिए वहां पर मुल्ला साहब को बदलने की बात हो रही है और उसको कहता है कि नहीं। यहाँ पर अभी जुनैद साहब ने कहा कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन 7 अक्टूबर बदलना है भाई, आप नहीं मारिए। 7 अक्टूबर किसने किया था वो भी जरा सोचें। ये कभी खत्म नहीं होती है, इस तरह की जंग कभी खत्म नहीं होती है, इसके बारे में सोचें, क्योंकि जिनको समर्थन दिया गया, अगर आज इजराइल ने हमला किया है तो ईरान जो 7 अक्टूबर का हमला था उसके बारे में भी सोचिए, वो किसने किया था। मेरे पास समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।